मॉर्निंग, दिस इज़ विनय दीक्षित। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल विनय दीक्षित में। आज मैं आपके लिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप 11th के बच्चों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बेसिक जैसे ही शुरू होता है तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज़फुल रहता है, क्योंकि उनके लिए स्टार्टिंग का टॉपिक ये रहता है। तो विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ आई विल स्टार्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो बेटे, 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसका मतलब जितना आप मिलाओगे रिएक्शन से पहले, उतना ही रिएक्शन के बाद मास मिलेगा। तो यूँ लिख सकते हैं इसमें कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed as a result of chemical changes, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ मिलाया, वो भी एक्वस, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्या बनाएगा, AgCl का PPT बनेगा और प्लस NaNO3 एक्वस बनता है, राइट। तो अगर मान लीजिए आप ये 2.7 ग्राम ले रहे हैं और ये 3 ग्राम ले रहे हैं, ये 3 ग्राम बन रहा है और इसका बन रहा है 1.7 ग्राम, तो ये कितना बनेगा, 4 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट 2.7 प्लस 3 5.7 ग्राम आएगा। इन द सेम वे मास ऑफ प्रोडक्ट भी आना चाहिए, कितना, सेम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो भी 1.7 प्लस 4 बिकम्स 5.7 ग्राम। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए लैंडोल्ट ने, और उन्होंने पाया कि ये बिल्कुल सही है कि ना मास तो एग्जॉस्ट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है। इन द सेम वे ऐसे ही अगर हम लोग BaCl2 एक्वस में K2SO4 एक्वस मिलाते हैं, तो यहाँ पे बनता है बेटे BaSO4 का वाइट PPT बनता है और प्लस 2KCl बनता है। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग 5 ग्राम लेते हैं और इसका 3.5 ग्राम लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इसका 4 ग्राम बनता है तो यहाँ पर इसका 4.5 ग्राम बनेगा, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, जो कि 8.85 ग्राम होगा, राइट। तो हर जगह कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, बट इट इज़ नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में E=mc² आता है, और E=mc² के हिसाब से the mass is composed or decomposed, we must be exhausted in the form of energy, that is called nuclear energy। वो E=mc² से कैलकुलेट कर दें, तो it is valid only for chemical reaction and this is valid for nuclear reaction। This is first law of chemical combination, right। अब now second law of केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटे, देखिए जरा ध्यान से। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूं कहता है कि एवरी कंपाउंड, एक कंपाउंड चाहे एक एक्सपेरिमेंट में बनाइए या एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में बनाइए, जो रेशियो ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड बाय मास होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यूँ लिखते हैं द कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड
any method or experiment, any method or experiment the ratio of element in the compound by mass remains constant, राइट ये कांस्टेंट रहता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने वाटर बनाया, वाटर किसी भी एक्सपेरिमेंट से बनाओ, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनाओ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से बनाओ, कुएं से ले आओ, तालाब से ले आओ, नदी से ले आओ, कहीं से भी लाओ, जो रेशियो होगा 2:16 यानी 1:8 ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप बनाते हो तो 12:32 यानी 3:8 ही रहेगा। न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, अब जरा ध्यान से देखें। न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा। तो देखिए बेटे, यहाँ पे ये जो लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें इस तरह से दिया है कि जैसे क्यूपरिक ऑक्साइड का मास दे रखा 1.375 ग्राम, और इसको हाइड्रोजन के स्ट्रीम में रिड्यूस करते हैं तो कॉपर इतना मिलता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर को, इतने ग्राम कॉपर को HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, क्यूपरिक नाइट्रेट मिलता है, उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो दोनों में चाहे कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लो या परसेंटेज निकाल लो। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, कॉपर इज 1.098 अपॉन 1.375 into 100. In second experiment परसेंटेज ऑफ कॉपर आप जब निकालोगे तो 1.179 अपॉन 1.476 into 100, लमसम ये 79.86% दोनों में आ जाएगा। 80% एज्यूम कर लेते हैं, तो दोनों में कॉपर सेम है तो ऑक्सीजन भी सेम रहेगा, यानी 80% कॉपर तो 20% ऑक्सीजन। रेशियो कितना आ गया? 4:1। अगर यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 4:1, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन 80:20, 4:1। यहाँ पर भी 4:1 हो जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, थर्ड लॉ। तो इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, बस खाली आप अपने लॉ को दिमाग में रखिए कि लॉ की डेफिनेशन क्या है। थर्ड लॉ जो आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, दोनों सेम एलिमेंट, दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट combines to form more than one compound, then mass of different mass of element which combines with fixed mass of element, which combines with fixed mass of element, bears the simple multiple proportion, right? Multiple proportion means what? जैसे मान लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
carbon monoxide and carbon dioxide. Here 12 gram carbon combines with 16 gram of oxygen. यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है, तो इन दोनों में क्या होगा, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, 16 1 जा 16 2 जा, यानी एक दूसरे के मल्टीपल हो या एक ही टेबल में ये आते हो, ऐसा होता है। जैसे CuO और Cu2O है, ये 63.5 ग्राम से 16 ग्राम कंबाइंड हो रहा है, और ये इसके डबल मास कॉपर से 16 ग्राम कंबाइंड हो रहा है। तो इन दोनों में रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। अगर न्यूमेरिकल्स में आता है तो भी ऐसा ही होगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह से होगा। अब देखिए बेटे, ऐसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि A and B combines to form P, Q, R and S compounds। सब में डाटा दे रखा 0.6 ग्राम A, 0.8 ग्राम B, इतने ग्राम P, 9 ग्राम A, 24 ग्राम B, यहाँ पे इसको हम लोग कर लें 8 ग्राम, 8 ग्राम A, 24 ग्राम B, 33 ग्राम Q, 40 ग्राम A, 160 ग्राम Q, 160 ग्राम B, 200 ग्राम R, 80 ग्राम A, 93.6 ग्राम B, इतने ग्राम S बनाता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन, ये लॉ तो समझ में आई गया सबको। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे एक का मास फिक्स करना है और दूसरे का अपने को डिफरेंट रखना है। तो इन कंपाउंड P हम लोग कर लें B/A कर लें, तो 0.8 अपॉन 0.6 आ गया। इन कंपाउंड Q B/A 24/8 आ गया। इन कंपाउंड R B/A 160/40 आ गया। इन कंपाउंड S B/A ये कितना आ गया, 93.6/18 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये कितना आ जाता है, 4/3 यानी 1.3 के आसपास, है कि नहीं। इसको करते हैं तो ये कितना आ जाता है 3, इसको करते हैं तो कितना आ जाता है 4, इसको करते हैं तो कितना आ गया 5 पॉइंट समथिंग। अब ये सबको डिवाइड कर लो, तो इसमें क्या होगा, A का मास फिक्स हो गया, अब B का जो रेशियो आएगा वो ये आ जाएगा, है कि नहीं। और B का रेशियो हो गया तो एक दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो आ जाता है, यानी कि रेशियो ऑफ B इन कंपाउंड P, Q, R एंड S, तो ये हो जाएगा 1.3 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5.1, 1 2 3 4, ऐसे लमसम रेशियो आ जाएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए बेटे, फोर्थ लॉ हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे फोर्थ लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, तो देखिए जरा ध्यान से इसको। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटे। तो जरा ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स A and B are two different elements combines with the fixed mass of element, ऐसे कंबाइंड हो रहे हैं, और अगर A और B में कॉम्बिनेशन होगा तो ये AB टाइप का कंपाउंड बना दें। तो जो रेशियो यहाँ पर A और B में होगा, सपोज X और Y रेशियो है, तो यहाँ पर भी X और Y ही रहेगा, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
कार्बन डाइऑक्साइड और CH4, टू डिफरेंट मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ एलिमेंट कार्बन, और कॉम्बिनेशन अगर इन दोनों में होगा तो ये सेम प्रोपोर्शन बियर करेंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है 4:32, 1:8, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2:16 यानी 1:8 रहेगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही है कि जो रेशियो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा। तो इसको इस तरह से कहते हैं, when two different mass of different elements, hydrogen and oxygen, combines with a fixed mass of element carbon, if combination is possible in these two elements of different masses, then they bear the same ratio in which they combines with the fixed mass of element. और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे अपन देखते हैं H2S and H2O, H2S and H2O, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है SO2। यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन 32:16, यानी कि रेशियो आता है 2:1, बट यहां पे आता है 32:32, 1:1, क्योंकि यहां पे एक वर्ड ये भी लिखा है इक्विवेलेंट। जहां पर भी सल्फर का केस आएगा वहां पर ये रेशियो एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन CH4 है, या CH4 की जगह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कर दें, और अगर सल्फर और ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया 2:1, और यहाँ पे कितना हो गया 1:1। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अगर आपको मास भी दिया हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मास से दोनों के मास को डिवाइड कर लो, कांस्टेंट हो गया हाइड्रोजन का मास, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, और यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन होगा या मास गिवन होगा, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। जैसे अमोनिया और वाटर ऐसे दे रखा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से N2O3 बनता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दो, यहाँ पे क्या कर दो नाइट्रोजन अपॉन हाइड्रोजन कर दो, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन अपॉन हाइड्रोजन कर दो, तो यहाँ पर X आता है और यहाँ पर Y आता है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है XY। तो यहाँ पर भी रेशियो क्या होना चाहिए, X और Y ही रहना चाहिए। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। When two different mass of different element combines with the fixed mass of element, if combination is possible in these two different masses of element, then they bears the same or equivalent proportion in which they combines with the fixed mass of element. Right? This is fourth law. Now the five and final law is different from these four law. These four are related with the mass, but the fifth law is related with the volume, जिसे कहते हैं गैलू-सॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इट इज डिफरेंट और बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है। गैलू-सॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए बेटे ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, when two gases react chemically, when two gases react chemically, if product is in gaseous state, is in gaseous state, then reactant and product gases, reactant and product gases bears simple ratio by volume, simple ratio by volume।
राइट। अब देखिए ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स H2O वेपर्स ट्वाइस। तो इसका 2 मोल है, तो 2 मोल 2 वॉल्यूम के बराबर होगा। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O। द रेशियो विल बी 2:1:2। In the same way, hydrogen gas react with chlorine gas forms HCl gas. Here it is 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine forms 2 volume of HCl. The ratio is 1:1:2. Similarly, nitrogen reacts with hydrogen and forms ammonia. Here it is 1 volume combines with 3 volume of hydrogen forms 2 volume. The ratio is 1:3:2. How comes question? जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इस गैस इज गिवन और अमोनिया फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपको 30 मिलीलीटर नाइट्रोजन एंड 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइडेड है। दिस इज प्रोवाइडेड। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेफ्ट? तो देखिए इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम के साथ, और इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। इसका मतलब है आपको प्रोवाइडेड 30 है, ये पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा। 30 माइनस 30 ये कितना हो गया? 0। बट ये इसका 1/3 रिएक्ट कर रहा है, तो 30 माइनस 10 कितना बच गया? 20 मिलीलीटर, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये इसका 1/3 कर रहा है, और यहाँ पे ये कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम, तो 20 मिलीलीटर बन गया। 20 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट 20 ml एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया लेफ्ट इज 20 ml। टोटल 40 मिलीलीटर वॉल्यूम इज लेफ्ट एंड द रेस्ट इज कंज्यूम्ड। और प्रोवाइडेड कितना था आपको? टोटल 60। आई होप यू एंजॉयड दीज 5 लॉज। आपको मज़ा आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ कौन सा वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। बहुत जल्दी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बनाऊँगा। अब इनऑर्गेनिक के में भी वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ। थैंक यू।